हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी खान सर का जो अथी पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान है, उसमें बायोलॉजी का हम लोग 6वां चैप्टर कर रहे थे। मानव तंत्रिका तंत्र कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मानव तंत्रिका तंत्र कर रहे थे। उसमें कहाँ तक कर लिए थे? तो हम लोग उसमें पाचन तंत्र कर लिए थे। पाचन तंत्र कर लिए थे। और अब चलते हैं श्वसन तंत्र के रीडिंग में। श्वसन तंत्र के बारे में जानते हैं, रीडिंग जानते हैं। तो श्वसन तंत्र कोशिकाओं को अपनी क्रिया के संपादन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कोशिकाओं की संपादन के लिए किसका चीज की आवश्यकता होती है? तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए O2 का ऑक्सीकरण करती है। O2 का ऑक्सीकरण करती है। ये क्रिया रक्त के माध्यम से पूरी तरह पूरे शरीर में पूर्ण होती है तथा CO2 CO2 का उत्सर्जन करती है। रक्त के किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में क्या होती है? पूरे शरीर में पूर्ण होती है और CO2 उत्सर्जन करती है। क्या करती है? CO2 उत्सर्जन करती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पूरा संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन तंत्र। ये है और ये ऊर्जा करती है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन तंत्र का मुख्य 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? श्वसन तंत्र का मुख्य 3 भाग होते हैं। आइए वो तीनों भाग के बारे में हम जानते हैं। तो आगे चलते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, यह फर्स्ट नंबर है। ऊपरी श्वसन तंत्र, नासिका श्वसन अंग का पहला भाग जो एक हड्डी झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। इसमें पाए जाने वाले पतले महीन बाल झाड़ीनुमा पक्षाभ एवं सेल्सम सेल्सम आदि श्वसन वायु से धूल कण को परागकण एवं फफूंद आदि दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। किसके? हमारे जो नासिका नाक में है, हमारे जो नाक में बाल रहता है, क्या कर रहा है कि बाल झाड़ी का काम करता है। बाल जो हड्डियां झिली है, वो बाल जो है झाड़ी का बाल कहाँ पर है दोस्तों? हाँ, ये बाल जो है झाड़ू का काम करती है। सेल्सम सेल्सम क्या होता है? हमारा बलगम होता है जो कि सेल्सम, वो क्या करता है कि हवा में जितना भी धूल कण होते हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो हवा में जितना भी धूल कण होते हैं, तो कुछ तो बाल रोक लेता है और कुछ धूल कण को सेलम रोक लेता है। सेलम रोक लेता है और हमारे अंदर सांस एकदम शुद्ध जाता है। मुख्य, हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन यह द्वितीय अंग है। श्वास लेने का मुख जो है यह द्वितीय अंग है। ये नासिका पहला अंग है और मुख जो है द्वितीय अंग है। द्वितीय अंग की तरह कार्य करता है, किंतु इसके द्वारा ली गई श्वास अपेक्षाकृत कम शुद्ध होती है। नासिका से श्वास लेने के आपूर्ति ज्यादा स्वस्थ रहता है। नासिका पूरा स्वस्थ रहता है, लेकिन जो मुख से सांस लेते हैं ये थोड़ा सा कम शुद्ध रहता है। ग्रसनी, आगे पढ़ते हैं। ग्रसनी पेशी है, एक मिनट, तो है ग्रसनी। ग्रसनी पेशिस ग्रसनी पेशिस चिमनुमा संरचना होती है। चिंगरूकण संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है। नासिका ग्रासनी ग्रासनी जो है वो कहाँ से? चिंगनुमा नासिका नासिका गुहा से लेकर के पृष्ठ भाग यानी कि आहार नाल तक यह ऊपरी भाग में क्या फैली रहती है। ग्रसनी भोजन निगलने में सहायक होती है। ये ग्रसनी गला में ग्रसनी है, यह भोजन को निगलने में सहायक होती है और वह अमाशय में हमारा भोजन भेजती है। अतः इसमें पाए जाने वाले एपिलॉटिक्स यानी ढक्कन पलेटदार यह सुनिश्चित करती है कि वायु श्वास नली में ही जाएगा। यही क्या करती है? सुनिश्चित करती है कि वायु कहाँ जाता है, वायु कहाँ जाएगा? श्वास नली में। इसी के कारण श्वास नली में रोक देती है कि अंदर न जाकर के श्वास नली में जाती है। इसी के कारण ठीक। स्वतंत्र, जब खाना जाता है तो ये वाला बंद करके खाना अमाशय में यानी पेट में भेजने का काम करती है। श्वसन स्वर यंत्र,
ये 9 तरह की उपस्थितियों से बनी रहती है। ये 9 तरह की उपस्थितियों से उपस्थितियों से बनी संरचना है जो कंठ, ग्रासनी एवं श्वसन नली को जोड़ती है। ये किसको किसको जोड़ती है? श्वसन तंत्र, कंठ ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ती है। स्वल तंत्र किसको जोड़ती है? तो कंठ ग्रसनी एवं श्वास नली को जोड़ती है। इसी में स्वर रज्जु झिल्लियां पाई जाती है। कौन सी झिल्लियां पाई जाती है? स्वर रज्जु झिल्लियां पाई जाती है। आगे देखते हैं दूसरा, श्वसन तंत्र के दूसरा देखते हैं। 3 भाग होता है, लेकिन अब आइए दूसरा देखते हैं। निचला श्वसन तंत्र, श्वास नली 5 इंच लंबा, कितना? 5 इंच लंबा नलिका जो कुट स्तरीय पक्षाभीय स्तंभकार आकार के उपस्थितियां छल्ले से बनी होती है। ठीक, ये छल्ले श्वास नली को चिपकने से रोकती है। ये जो छल्ला है यह किसको? श्वास नली को चिपकने से रोकता है। श्वास नलिया को चिपकने से रोकता है। कौन सी? छल्ला। कौन सी? यह छल्ला किससे बनी होती है? देखिए, सी आकार की उपस्थिति कैसे होती है? तो सी आकार की होती है। यह सी आकार की होती है, पक्षाभीय स्तंभकार होती है। यह चिपकने से रोकती है किसको? श्वास नलिया को चिपकने से रोकती है तथा उपकाल श्लेष्मा का निर्माण यहीं पर होता है। बलगम का यानी यहीं पर होता है, जो शुद्ध वायु को फेफड़े तक अग्रेसित करती है। क्या करती है? शुद्ध वायु को अग्रेसित करती है। श्वसन एवं श्वासनिका, श्वसनी एवं श्वासनिका। ये श्वास नली अंत में बाई एवं एक वृक्षानुमा आकार लेकर गैसों का विनिमय करती है। गैसों का क्या करती है? विनिमय करती है। आगे देखते हैं कुपिका। कुपिका श्वासनिका का अंतिम छोर होता है। श्वासनिका का अंतिम छोर होता है। एक कंपनुमा संरचना होती है। एक क्या होती है? कंपनुमा संरचना होती है जिसमें सलिका उपकाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सलिका उपकाल कहाँ पर पाई जाती है? तो कंपनुमा संरचना में पाई जाती है। कंपनुमा संरचना में पाई जाती है। श्वासनिका का अंतिम छोर होता है। श्वासनिका का अंतिम छोर कौन सा होता है? तो कंपनुपा। इसमें क्या पाया जाता है? तो सिलिका उपकाल पाई जाती है। कुपिका, यह पूरा मिलकर के कुपिका कहलाती है, पाई जाती है, जिसे कुपिका कहलाती है। ये कोशिकाओं में प्रवाहित रुधिर गैस का विनिमय करती है। ये जो कोशिका में गैस जाता है इसी के कारण जाता है। कोशिका रुधिर से गैस का विनिमय करती है। फेफड़े लंग्स, ये लचीले, कोमल एवं असंख्य श्वास नलियों, कुपिकाओं, रक्त वाहिनियों एवं झिल्लियों से बनी होती है। इससे बनी होती है? असंख्य श्वास नलिया से बनी होती है। कुपिका रक्त वाहिनियों झिल्लियों से मिलकर यह बनी होती है। ये दाएं एवं बाएं दोनों फेफड़ों को जोड़ने में काम करती है। ये दायां एवं बायां दोनों फेफड़ों को जोड़ने में काम करती है। कौन? फेफड़े। ये दोनों फेफड़ों के जोड़ने में काम करती है। ठीक, जिनमें दाएं भाग में अपेक्षाकृत कम लंबा एवं अधिक चौड़ा होती है। दाएं वाला जो फेफड़ा है, फेफड़ा वाला 2 भाग में बटा है। तो दाएं वाला जो फेफड़ा है वो लंबा कम है, लेकिन इसका चौड़ाई, दाएं वाला की चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। अब बाएं में 2 खंड एवं दाएं में 3 खंड। बाएं वाला में 2 खंड एवं में बांटा गया। बाएं वाला में 2 खंड और दाएं वाला में 3 खंड पाए जाते हैं। 3 खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक फेफड़े स्पंजी ऊतकों से बना होता है। इससे किस ऊतक से? स्पंजी ऊतकों से बना होता है प्रत्येक फेफड़े, जिसमें कई कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कई कोशिकाएं पाई जाती है। आगे देखते हैं श्वसन मांसपेशियां। क्या है? श्वसन मांसपेशियां। ये मांसपेशियां श्वास लेने एवं छोड़ने में सहायक है। श्वास के लिए मध्य पर डायफ्राम, मध्य पर, जो कि कंकाल पेशिया की एक पतली चंद्रनुमा संरचना है। ठीक,
संकुचन से वायु फेफड़े में प्रविष्ट करती है एवं शिथ- शिथ- शीतलन शीतलन से फेफड़े से बाहर निकलती है। इसे शीतलन से फेफड़े से बाहर निकलती है, फेफड़े में प्रविष्ट करती है, क्या करती है, प्रविष्ट करती है और शीतलन से फेफड़े से बाहर निकलती है। पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है। पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो डायफ्राम के संकुचन एवं शीतलन में मदद करती है। इसमें डायफ्राम के संकुचलन में एवं शिथिलन में मदद करती है, शिथिलन में मदद करती है। श्वसन प्रक्रिया, बाह्य श्वसन, श्वसन प्रक्रिया या बाह्य श्वसन, इसमें वायु का विनिमय यानी कुपिकाओं एवं कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के माध्यम से गैस को आंशिक दबाव के अंतर से होती है। कुपिकाओं में किसमें वायु का विनिमय कुपिकाओं एवं कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त के माध्यम के आंशिक दबाव के अंतर से होती है, इसके अंतर से होती है। आगे देखते हैं। निःश्वसन, निःश्वसन में वायु ग्रहण की जाती है। निःश्वसन में वायु ग्रहण की जाती है एवं उच्च श्वसन में, उच्च श्वसन क्रिया में फेफड़े से वायु बाहर निकलती है। निःश्वसन में कैसी वायु मतलब स्टोर होती है और उच्च श्वसन से वायु क्या होती है, क्रिया में फेफड़े से वायु बाहर निकलती है। एक बार सांस लेने की क्रिया को 5 सेकंड में, अर्ध 2 सेकंड में निःश्वसन तथा 3 सेकंड में उच्च श्वसन कहते हैं। 5 सेकंड लगता है, अगर जैसे छोड़ रही हो तो 5 सेकंड समय लगता है। एक बार सांस लेकर के छोड़ने पर 5 सेकंड और सांस लिए तो उसमें स्टोरेज करने में निःश्वसन में 2 सेकंड का समय, 2 सेकंड का समय लगता है और निःश्वसन और 3 सेकंड का समय स्टोरेज यानी बाहर निकलने में लगाता है, बाहर निकलने में लगता है। उच्च श्वसन होता है। श्वसन में 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। श्वसन में 21% ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है एवं 17% ऑक्सीजन वापस छोड़ दी जाती है। या 21% श्वसन ग्रहण किया जाता है और 17% जो ऑक्सीजन है वह वापस छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार CO2 0.3% 0.03% ग्रहण की जाती है। इस प्रकार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 ग्रहण की जाती है एवं 4% वापस छोड़ जाती है, 4% छोड़ दी जाती है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ओ माय गॉड, सांस द्वारा कितना पानी निकल जाता है, 400 ml यानी आधा लीटर पानी हमारे शरीर से सांस ले छोड़ने से निकल जाता है, ठीक ना। गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है, तो फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय घुलनशील अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। इसके आधार पर विसरण प्रवणता के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। आगे देखते हैं। गैसों का परिवहन क्या होता है, गैसों का परिवहन, गैसों का CO2 एवं CO2 एवं CO2 गैसों का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। मतलब गैस फेफड़े से पूरे शरीर में चल जाना और फिर पूरे शरीर से वापस आ जाना फेफड़े में, उसको पूरा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो गैसों का परिवहन कहते हैं। गैसों का परिवहन कहते हैं। जैसे श्वास लिए पूरा शरीर में फैल गया सांस और फिर पूरा शरीर से वापस आया सांस फेफड़ा में, इस पूरा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक श्वसन, ये आंतरिक श्वसन, मध्य श्वसन है वो, अग्र श्वसन, मध्य, आइए तीसरा हो गया आंतरिक श्वसन। इसमें श्वास विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त एवं ऊतकों के मध्य विसरण के मध्य से होता है। आंतरिक श्वसन 2 प्रकार के होता है। कौन,
अनॉक्सिक श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन क्या है? अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज ग्लूकोज यानी CO C6H12O6 ये क्या करता है का विघटन विघटन एथिल एल्कोहल एवं CO2 में होता है। क्या होता है? अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन एथिल एल्कोहल एवं CO2 में होता है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में न रहता है तो ग्लूकोज का विघटन होता है और यह विघटन यानी टूटता है तो यह एथिल एल्कोहल और CO2 में टूटता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। कितना? 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज टूटा है तो कितना कितना ऊर्जा प्राप्त होता है? 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विघटन CO2 एवं जल के रूप में होता है एवं इनमें 36 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। कितना? 36 ATP। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज यानी C6H12O6 टूटता है तो एथिल एल्कोहल और CO2 के में टूटता है और 2 ATP ऊर्जा होता है। ऑक्सी श्वसन में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज विघटित होता है यानी टूटता है तो ये CO2 एवं जल के रूप में टूटता है और 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। संपूर्ण आंतरिक एवं कोशिकीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से संपूर्ण आंतरिक या कोशिका श्वसन में एक अणु से 38 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। कितना? 38 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। कहेगा कि अनुपस्थिति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो कितना ATP ऊर्जा का निर्माण होता है? 2 ATP। और किस में टूटता है? तो एथिल एल्कोहल एवं CO2 में। और जब ऑक्सीजन रहता है ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो CO2 जल में टूटता है और 36 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। और जब संपूर्ण आंतरिक या कोशिका श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP ऊर्जा का मुक्त होता है। कितना? 38 ATP ऊर्जा मुक्त होता है। मनुष्य के श्वसन तंत्र में नासिका, रंध्र, श्वास नली, कुपिका, वाहिनी, फेफड़ा तथा डायफ्राम प्रमुख अंग होता है। क्या होता है? डायफ्राम प्रमुख अंग होता है। इसमें मनुष्य के श्वसन तंत्र में नासिका, रंध्र में श्वास नली, कुपिका, वाहिनी, फेफड़े तथा डायफ्राम प्रमुख अंग होता है। इसमें मनुष्य की तंत्रिका नासिका में कौन कौन? नासिका नाली, कुपिका, वाहिनी, फेफड़ा तथा डायफ्राम यह प्रमुख अंग होता है। श्वसन दर एस्पिरोमीटर में नापते हैं। श्वसन दर किसमें नापते हैं? एस्पिरोमीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? श्वसन की दर किसमें नापते हैं? तो एस्पिरोमीटर में नापते हैं। एस्पिरोमीटर में नापते हैं। आगे देखते हैं कितना एस्पिरोमीटर में श्वसन की दर को नापते हैं। वयस्क पुरुष में श्वसन दर 14 से 16 मिनट पर मिनट होता है। श्वसन दर 14 से 16 पर मिनट श्वसन होता है। श्वसन गुणांक 1 होता है। श्वसन गुणांक 1 होता है। श्वसन गुणांक 1 होता है। नवजात शिशु में श्वसन दर कितना होता है? लगभग 44 मिनट पर सेकंड होता है। मिनट होता है 44 पर मिनट होता है। उत्सर्जन हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? तंत्रिका तंत्र पढ़ लिए, श्वसन तंत्र पढ़ लिए, अब उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। मानव के उत्सर्जन तंत्र को देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ की अधिक मात्रा को शरीर से निष्कासित करने की जैविक प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब जितने हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होतेला उसको निष्कासित यानी बाहर निकालने का काम को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में प्रमुख अंग होता है। प्रमुख अंग कौन कौन होता है? तो वृक्क होता है, फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, यकृत होता है, आंत होता है इत्यादि। ये वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, आंत इत्यादि होता है। वृक्क जैसे काइंडिंग कहते हैं। वृक्क परासरण नियंत्रण द्वारा जल की निषेचन मात्रा बनाए रखता है। वृक्क जो है परासरण नियंत्रण द्वारा, इसके परासरण नियंत्रण द्वारा हमारे शरीर में परासरण नियंत्रण द्वारा जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है।
यह रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थ को हटाना और आवश्यक पोषक तत्व को बनाए रखने का कार्य करता है। यह क्या करता है? अनावश्यक को बाहर निकाल देता है और आवश्यक पोषक तत्व को बनाए रखने का कार्य करता है। उत्सर्जित पदार्थ को हटाना हटाना और आवश्यक पदार्थों को स्टोर करके रखना इसका काम है वृक्क को। यह प्रमुख उत्सर्जन अंग है। हमारे शरीर के उत्सर्जन प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो वृक्क है। इसका भार लगभग कितना होता है? 140 ग्राम होता है। वृक्क का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। नेफ्रॉन वृक्क की नेफ्रॉन वृक्क की कार्यतम इकाई होती है। कार्यतम इकाई होती है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यतम इकाई होती है। इकाई क्या होती है? इकाई होती है। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क में मूत्र मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। नेफ्रॉन या वृक्क नालिका में रुधिर से छन कर आए जल एवं शेष उत्सर्जन पदार्थ को मिश्रित को मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन एवं वृक्क नालिका में रुधिर से छन कर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थ को मिश्रण को क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। इसका पीला रंग यूरोक्रोमोन नामक वर्णक के कारण होता है। हमारा मूत्र का जो पीला रंग है यह किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोमोन नामक वर्णक के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति को 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र त्यागता है। एक सामान्य जो मनुष्य 24 घंटा में कितना? 1.5 लीटर मूत्र त्यागता है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होता है। मूत्र की प्रकृति कैसा होता है? वह अम्लीय होता है। मूत्र में जल 85%, यूरिया 2%, यूरिक अम्ल 0.5 अम्ल होता है एवं प्रोटीन वसा शर्करा आदि मिलाकर के 1 पॉइंट कितना होता है? 3 होता है। मूत्र में जल कितना होता है? 85%। यूरिया, यही तो क्वेश्चन है कि मूत्र में जल कितना परसेंट होता है? यूरिया वाला ज्यादा पूछता है। यूरिया 2% होता है, अम्ल 0.5 होता है। बाकी प्रोटीन वसा शक्कर ये सब मिलकर के 1.3% होता है। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन यानी निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प को निकालता है। जब हम सांस लेकर सांस छोड़ते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प हमारे सांस में कितना निकल जाता है? जल 400 ml पूरा 24 घंटा में निकल जाता है मनुष्य से। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया को यूरिया में कौन से बदल देता है? तो यकृत। कौन से अंग बदल देता है? तो यकृत। अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालकर उत्सर्जन में मदद करता है। आंत जो है अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालकर उत्सर्जन में मदद करता है। इसमें शरीर से अपचयित भोजन को शरीर से बाहर निकालकर उत्सर्जन में मदद कौन करता है? कौन सा अंग करता है? तो आंत करता है। तंत्र द्वारा पसीने की ग्रंथियों से पानी तथा लवण का तंत्र द्वारा पसीने की ग्रंथियों से पानी तथा लवणों का उत्सर्जन होता है। इसका लवणों का उत्सर्जन होता है। तत्व द्वारा पसीने की ग्रंथियों से पानी तथा लवणों का उत्सर्जन होता है। मूत्र स्त्रावन की मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र स्त्रावन की मात्रा बढ़ जाने को डायूरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र स्त्रावन की मात्रा बढ़ जाने के तो क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मूत्र स्त्रावन की मात्रा कम होने को ओलिगोरिया कहते हैं। जब पेशाब जल्दी लगता है तो उस बीमारी को उसको क्या कहते हैं? कि क्या हो गया हमको? तो डायरियूरिस कहते हैं कि डायरियूरिस हो गया है, इसलिए पेशाब जल्दी लगता है। मूत्र श्वसन की मात्रा कम हो जाती है यानी पेशाब बहुत कम लगता है तो उसको क्या कहते हैं? ओलिगोरिया कहते हैं। ओलिगोरिया कहते हैं। मूत्र श्वसन बंद होने का यूरिया कहते हैं। जब पेशाब होना साफी बंद हो जाता है, पूर्ण होना वो क्या कहते हैं? तो ये यूरिया कहते हैं। ये यूरिया कहते हैं। अपशिष्ट पदार्थ रहेगा
ये उत्सर्जन पदार्थ। उत्सर्जन मलाशय क्या करेगा, मल को उत्सर्जन अधिक करेगा, मल को बाहर निकालेगा। यकृत जो है अमोनिया को बाहर निकलता है। एब्रिक जो है यूरिया का बाहर निकलता है, यूरिया का। अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन। फफूंद से, फफूंद से यह CO2 का निकलेगा। और त्वचा जो है, त्वचा पसीना को पानी को अपशिष्ट रूप से निकलता है, पानी पसीना। रक्त में यूरिया नेफ्रॉन द्वारा छाना जाता है। रक्त में यूरिया किसके द्वारा छाना जाता है, नेफ्रॉन द्वारा छाना जाता है। बोमन संपुट में मूत्र छानने की छानने की क्रिया होती है, क्या होती है, मूत्र छानने की। बोमन संपुट में मूत्र की छानने की क्रिया होती है। उत्सर्जन, उत्सर्जन का अध्ययन को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी। उत्सर्जन का अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है। किसकी, वृक्क की। नेफ्रॉन की संरचना जालीनुमा होती है। कैसे होती है, नेफ्रॉन की संरचना कैसे होती है, जालीनुमा होती है। इसमें अशुद्ध रक्त गुजरता है। इसमें कौन से रक्त गुजरता है, अशुद्ध रक्त गुजरता है, जिसे परानिसंद परानिसंद कहते हैं, परानिसंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, परानिसंदन कहते हैं, जिससे परानिसंदन क्रिया के माध्यम से रक्त अशुद्ध शुद्धिकरण हो जाता है। रक्त क्या जाता है, यहाँ पर इनमें अशुद्ध रक्त गुजरता है, लेकिन परानिसंदन क्रिया से क्या हो जाता है, परानिसंदन क्रिया से के माध्यम से यह शुद्धिकरण हो जाता है। आगे देखते हैं। यह परानिसंदन क्रिया से शुद्धिकरण हो जाता है, ठीक। शुद्ध रक्त को धमनी के माध्यम से संपूर्ण अंग में पहुंचा दिया जाता है। क्या, शुद्ध रक्त जो है धमनी के माध्यम से किसके, पूरे अंगों में पहुंचा दिया जाता है। अशुद्ध अशुद्ध मूत्र नालिका के माध्यम से मूत्राशय में आ जाती है और बाहर निकल जाती है। अशुद्ध मूत्र नालिका के माध्यम से यह आकर के रक्त निकल जाता है। सब मूत्राशय की संरचना, मूत्राशय की संरचना कैसी होती है, थैलीनुमा होती है। मनुष्य एक दिन में 1.5 से 2 लीटर मूत्र निष्कासित करता है। 1 से 2 लीटर मूत्र निष्कासित। मनुष्य के मूत्र में 95% जल। मनुष्य के मूत्र में बैसला पदार्थ विषैला पदार्थ यूरिया वो 3% होती है। सॉरी, विषैला पदार्थ, मनुष्य के मूत्र में विषैला पदार्थ यूरिया है, जो कि 3% होता है। मनुष्य के मूत्र में गंध अमोनिया के कारण आता है। अमोनिया के कारण आता है। मनुष्य के मूत्र में गंध किसके कारण आता है, तो अमोनिया कारण आता है। पक्ष के पक्षी मूत्र के रूप में यूरिलेटिक अम्ल का स्रावन करते हैं। जो पक्षी है यह मूत्र के रूप में कौन से अम्ल प्रवाहित करती है, तो स्रावन करती है। तो यूरेलेटिक यूरिलेटिक अम्ल को यूरेलेटिक अम्ल को क्या कहती है, स्रावन करती है, निकालती है। कीट मूत्र के माध्यम में गुएरिन गुएरिन यानी गुआनिन का स्रावन करती है। कीट जो है मूत्र के रूप में एथीन या गुआनिन का स्रावन करती है। ग्रीक में पथरी कैल्शियम ऑक्सीजनेट की बनी होती है। ग्रीक में कैल्शियम ऑक्सीजनेट की बनी होती है पथरी। किसकी बनी होती है, यह कैल्शियम ऑक्सीजनेट की पथरी बनती है मूत्र में। ग्रीक में मूत्र का असमान घटक एल्यूमिनिया होता है। असमान घटक क्या होता है, मूत्र का असामान्य घटक एल्यूमिनिया एल्ब्यूमिन होती है। सॉरी, एल्ब्यूमिन होती है, जो मूत्र में नहीं पाया जाता है। यह मूत्र में एल्ब्यूमिन जो है मूत्र में नहीं पाया जाता है। मूत्र का असमान घटक है एल्ब्यूमिन। मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को डायरोक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र के संवाहन को बढ़ाने को क्या कहते हैं, डायरोक्टिक कहते हैं। संवाहन को बढ़ाने के लिए औषधि को क्या कहते हैं, डायरोक्टिक कहते हैं। मूत्र का निर्माण वृक्क की संग्रह वाहिनियों में होता है। संग्राहक वाहिनियों में होता है। मूत्र का विस्तार कहाँ पर होता है, मूत्र का निर्माण वृक्क के संग्राहक वाहिनी संग्राहक वाहिनियों में होता है। यहाँ पर संग्राहक वाहिनियों में होता है। ये देखते हैं।
जंतु, मुख उत्सर्जन तंत्र। ठीक। अमीबा, अमीबा जो है, अमीबा जो जंतु है, यह त्वचा एवं एरिका एवं एरिकित्का से करता है। त्वचा और सतह एवं एरिक्ता से करता है, रिक्तिका से करता है। मनुष्य जो है, मनुष्य यह वृक्क से करता है, उत्सर्जन वृक्क से करता है। सेलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा जो है, यह त्वचा से एवं मुख दोनों से करता है। अरपोटा, अर्थोपोडा, अर्थोपोडा जो है, मैल्पिक नलिका से करती है, मैल्पिक नलिकाएं से करती है, मैल्पिक नलिकाएं से करती है। यह जंतु, यह मुख उत्सर्जन तंत्र है। केंचुआ का मुख्य उत्सर्जन तंत्र क्या है? तो ये उत्सर्जिका है, उत्सर्जिकाएं है। झींगा मछली का जो है हरित ग्रंथियां है, झींगा मछली का हरित ग्रंथियां। सीता कृमि का फ्लेम कोशिका है, सीता कृमि का फ्लेम कोशिकाओं है। आगे देखते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। किसका किसका तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन तंत्रिका विज्ञान कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र या न्यूरोलॉजी कहलाता है। मानव मस्तिष्क कपाल अस्थियों में सुरक्षित रहता है, मानव मस्तिष्क कपाल के अस्थियों में सुरक्षित रहता है, कपाल यानी अस्थियों में सुरक्षित रहता है, जिनका औसत भार 1350 ग्राम होता है, जिनका औसत भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। इसमें 90% पानी रहता है। कितना? तंत्रिका तंत्र में यानी दिमाग में 90% पानी रहता है। मानव मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया है। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। एक, परम अस्तित्व, अनुमान स्थितक, मेंडुला, अब्लैंगेटा, 3 भागों में बांटा गया है। दो, परम अस्तित्व में क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। परम अस्तित्व कहते हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है। क्या है? यह स्मरण शक्ति एवं विचार शक्ति, इच्छा शक्ति का केंद्र है। परम अस्तित्व नो मस्तिष्क, यह परम अस्तित्व जो है किसका किसका है? स्मरण शक्ति, विचार शक्ति और इच्छा शक्ति, जो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। पूरा शारीरिक क्रिया जितना सोचने वाली है, मस्तिष्क को अस्थिर रखता है, ये सब इसके काम है। परम मस्तिष्क का काम है। अनुमस्तिष्क यह शरीर का संतुलन तथा पेशीय गति को नियंत्रित करता है। और अनुमस्तिष्क जो है, अनुमस्तिष्क ये क्या है? तो शरीर का संतुलन और पेशीय गति को नियंत्रण करता है। मेंडुला ऑब्लांगेट जो है, यह शरीर को अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर को अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लांगेटा। आगे देखते हैं, मेरुरज या मेंडुला ऑब्लांगेटा के नीचे होता है। मेरुरज मेंडुला ऑब्लांगेटा के नीचे, किसके नीचे होता है? मेंडुला ऑब्लांगेटा के नीचे होता है, जिसका मुख्य कार्य है प्रतिवर्तित क्रियाओं का संचालन करना। मेरुरज्जा के क्या काम है? प्रतिवर्तित क्रियाओं का संचालन करना है। अब तंत्रिका तंत्र तो 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय, परिधीय एवं स्वात्य तंत्रिका तंत्र। अस्वात्य तंत्रिका तंत्र उद्दीपन से मेरुरज तक संवेदना का पहुंचाना एवं मेरुरज से पुनः संबंधित अंग तक निर्देश के प्राप्त होने के पक्ष को प्रतिवर्तित चाप कहते हैं। प्रतिवर्तित चाप कहते हैं।
न परिधीय तंत्र तंत्रिका, परिधि तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के सभी भाग एवं अंगों से जुड़ा रहता है। क्या होता है? यह शरीर के सभी भाग एवं अंगों से जुड़ा रहता है। यह तंत्रिका ऐच्छिक क्रियाएं जैसे चलना, दौड़ना, बैठना, खाना पीना आदि संपादित करता है। क्या करता है? संपादित करता है, चलना दौड़ना। तो यह तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं जैसे यह तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं जैसे चलना, बैठना, दौड़ना, यह सबको संपादित कौन करता है? तो यह परिधि तंत्रिका तंत्र करता है। यह परिधि तंत्रिका तंत्र करता है। तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों के अंगों से जुड़ा रहता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र है जो शरीर में आवश्यकता क्रियाओं का संचालन करता है। शरीर में आवश्यकता क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो अस्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। अव्यवत अव्यवत तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। यह पूर्णतः अनैच्छिक क्रियाओं जैसे आंख की पुतली का फैलना, लार का बनना, हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन तथा उत्सर्जन का नियंत्रण करता है। इसका किसका? उत्सर्जन का नियंत्रण करता है। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र इस सब का आंख का भड़कना, पुतली फैलाना, ये सब लार बनना, हृदय का धड़कना, श्वसन, पाचन तथा उत्सर्जन का, ये सब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर रहता है। आगे देखते हैं। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये महिलाओं में बड़ा होता है। हाइपोथैलेमस महिलाओं में बड़ा होता है। इस कारण महिलाओं में पुरुष की तुलना में संवेदन और व्यवहार में अंतर उत्पन्न होता है। हाइपोथैलेमस के कारण व्यवहार में अंतर उत्पन्न होता है। ये महिलाओं में बड़ा रहता है पुरुष की तुलना में। पुरुष की तुलना में महिलाओं की तुलना में संवेदन और व्यवहार में अंतर उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे करुणा, दया, लगाव, प्यार, सहानुभूति, क्रोध, चिंता, ये सब ज्यादातर महिला में पाया जाता है। किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। महिलाओं में भाई दोष नहीं है, लड़कियों में दोष नहीं है। दोष कहाँ पर है? दोष कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में। देखकर किसी को मुस्कुराना, ये यही कराता है, और लड़का वही मुस्कुरा तो फिदा हो जाता है। ये लड़कियों में दोष नहीं है भाई, ये हाइपोथैलेमस का दोष है, जो कि महिलाओं में सबसे अधिक बड़ा होता है पुरुष की अपेक्षा। ठीक, मस्तिष्क में एक द्रव भार रहता है। एक द्रव भार रहता है मस्तिष्क में, एक द्रव भार रहता है जिसे CSF यानी परम मस्तिष्क मेरुद्वार, परम मस्तिष्क मेरुद्वार कहते हैं, CSF कहते हैं, जिसे CSF कहते हैं। यह मस्तिष्क की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। यह मस्तिष्क के बाहरी आघातों से रक्षा कौन करता है? तो CSF करता है। परम मस्तिष्क मेरुद्वार करता है। मस्तिष्क में एक द्रव भारी रहता है जिसे CSF कहते हैं। यह मस्तिष्क की बाहरी आघात से रक्षा करता है और मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, और यह मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। अग्र मस्तिष्क में गलनपाली पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क में गलनपाली पाई जाती है जो गंध का ज्ञान कराती है। हम लोग गंध के ज्ञान कैसे किसके कारण करते हैं? तो अग्र मस्तिष्क में गलनपाली पाई जाती है जिसके कारण हमारा मस्तिष्क गंध का ज्ञान करता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? आधारभूत इकाई होती है। 10 बुद्धि का केंद्र परम मस्तिष्क को कहते हैं। 10 बुद्धि का केंद्र परम मस्तिष्क को कहते हैं। EEG, EEG, EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है। EEG का अध्ययन, EEG का प्रयोग कब किया जाता है? तो मस्तिष्क की गतिविधियां दर्ज करने के लिए किया जाता है। अनुमस्तिष्क या मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। मेरुरज का मुख्य कार्य प्रतिवर्तित क्रिया का निर्माण करता है। मेरुरज का मुख्य कार्य क्या है? प्रतिवर्तित क्रिया का नियंत्रण करना है। मुख्य कार्य क्या है? तो परिवर्तित क्रिया का नियंत्रण करना है। जैसे आंख में कीड़ा गिरने पर आंख का स्वतः बंद हो जाना, यह सब किसके मेरुरज का प्रमुख प्रतिवर्तित क्रिया का नियंत्रण करना है। इसे आंख को खोल दिया। महार महारंध्र, महारंध्र जो एक द्वारक है, महारंध्र जो एक द्वारक है जो कपाल में
होता है। महारथ कहाँ होता है? तो कपाल में होता है। यह एक द्वारक है। तंत्रिका तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबा कोशिका होती है। यह तंत्रिका तंत्र जो कोशिका है यह मानव शरीर में सबसे लंबा होता है और यह निर्माण नहीं होता है। मानव तंत्र में यही निर्माण नहीं होता है। जब हमारे ब्रेन ट्यूमर होता है तो ब्रेन ट्यूमर नहीं ठीक होने का कारण क्या है कि यही तंत्रिका कोशिका निर्माण नहीं होता है। जो एक बार मर गया तो शरीर में मर गया वो फिर जिंदा नहीं होगा। उसके स्थान पर कोई दूसरा कोशिका नहीं आएगा। इसीलिए ब्रेन का कैंसर जो है ट्यूमर वो ठीक नहीं होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा मेडुला ऑब्लिगेटा निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है। निगलने एवं और खाना निगलते हैं चाहे उगलते हैं, यह सब किसका देखना है? नियामक केंद्र होता है। नियामक केंद्र होता है। यह सब किसका देखना है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा को ये सब काम देखना रहता है। जन्म के बाद मानव की तंत्रिका कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो प्रतिवर्तित प्रतिलिपि प्रतिवर्तित प्रतिलिपि की खोज कैविन तथा बाल्टिमिटोरो बाल्टीमोर के द्वारा की गई थी। प्रतिवर्तित प्रतिलिपि की खोज प्रतिवर्ती और प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लैमी तथा बाल्टीमोर के द्वारा खोजी गई थी। सेरिब्रम यह ब्रह्म मस्तिष्क है। सेरिब्रम बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान वाणी एवं चिंता का केंद्र होता है। सेरिब्रम किसका केंद्र होता है? तो ये सब क्या होता है? बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियाँ, ज्ञान वाणी चिंता का केंद्र होता है ब्रह्म मस्तिष्क। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम प्रतिवर्तित क्रिया को खोज मार्शल हॉल ने की थी। सर्वप्रथम प्रतिवर्तित क्रिया की खोज किसने की थी? तो मार्शल हॉल ने की थी। मस्तिष्क से मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से परिवर्तित तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के निकलने वाली तंत्रिकाओं से परिवर्तित तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। पाक्सी रोग यह मुख्य रूप से पुरानी प्रगतिशील बीमारी जो कम डोपामाइन उत्पादन से जुड़ा है और विशेष रूप से आराम की मांसपेशियों में कठोरता, धीमी गति, स्पंदन, संतुलन अवस्था और लवक की स्थिति के कारण होता है। इस कारण होता है पार्किंसंस रोग। यह पुरानी प्रगतिशील बीमारी है। बीमारी जो कम डोपाइन उत्पादन से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? कम डोपाइन उत्पादन से जुड़ी है। इसमें क्या लक्षण देखा जाता है? विशेष रूप से आराम की मांसपेशियां में कठोरता, धीमी गति, स्पंदन, संतुलन अवस्था और लकवे की स्थिति को कारण करता है। लकवा इसी के कारण यही रोग के कारण बनता है हमारे शरीर में। लकवे पार्किंसंस रोग के कारण। अल्जाइमर रोग प्रगतिशील मानसिक गिरावट मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने के कारण या प्रगतिशील मस्तिष्क गिरावट एवं मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने के कारण मध्य व्यवस्था या वृद्धावस्था की उम्र में होती है। वृद्धावस्था की उम्र में होती है। समय से पूर्व स्थिरता इसका आम कारण है। या समय से पूर्व स्थिरता इसका आम कारण है। मतलब समय से इस रोग में याददाश्त की कमी, सोचने की कमी, भाषा दक्षता में कमी और स्वभाव में परिवर्तन होता है। अल्जाइमर रोग में क्या लक्षण देखा जाता है? तो इसमें सोचने की कमी एवं भाषा दक्षता की कमी और स्वभाव की परिवर्तन हो जाता है। आगे देखते हैं। एगोनेसिया संवेदन लोपता। एगोनेसिया का अर्थ है पहचानने में अक्षम होना। एगोनेसिया का क्या है? अर्थ है पहचानने में अक्षम होना। यह तीन प्रकार के होते हैं। एक टाइलस
एगोसिया एनोगेसिया एंगुनोसिया वस्तुओं को स्पर्श करके पहचानने में असमर्थता है। विजुअल एंगोनेसिया यह वस्तु को देखकर पहचानने में असमर्थ होना है। ठीक। श्रवण एंगुनोसिया यह ध्वनि शब्द या संगीत को पहचानने में असमर्थता है। ठीक। एलेक्सिया यह 3 प्रकार के होते हैं। एंगोनेसिया संवेदनशीलता पहचानने में अक्षम होती है। यह पहचान करने में सक्षम होती है, अक्षम होती है। एंगोनेसिया पहचान करने में मदद करते हैं। तो हम कुछ चीजें देख करता है किताब कैसे जानेंगे किताब देख करके तो किताब यही एंगोनेसिया के कारण हम लोग पहचानते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। टेक्टाइलस एंगोनेसिया, विजुअलेशन एंगोनेसिया, यह श्रवण एंगोनेसिया। यह वस्तु को स्पर्श करके पहचान सकते हैं यह कौन सी चीज है। वस्तु को जब हम टच करते हैं पहचान में आ जाता है तो ये इसी के कारण होता है। एंगोस्नो एंगोनेसिया को विजुअल मतलब देख करके वो क्या चीज है, बिना स्पर्श के बिना देख करके बता सकते हैं कि वो क्या चीज है। इसका काम यही है विजुअलेशन। श्रवण एक्सेलेसिया यह ध्वनि यानी सुन करके किसी की आवाज सुन करके, मूवी की आवाज, पापा की आवाज, गाड़ी की आवाज, कौन सी गाड़ी आ रही है, ये सब इसी तरह सुन करके हम लोग पहचान सकते हैं। एलेक्सिया मस्तिष्क में दक्षिण के कारण पढ़ने पर असमर्थता होती है। दक्षिण के कारण पढ़ने में असमर्थता होती है। एब्सेसिया इस रोग में बोलने में असमर्थता या लिखने में असमर्थता होती है। इस रोग में बोलने एवं असमर्थता बोलने में असमर्थता, लिखने में असमर्थता होती है। यह मस्तिष्क क्षति के कारण होता है। यह क्या होता है? मस्तिष्क क्षति के कारण होता है। एमनेसिया भूलने की बीमारी होती है। एमनेसिया में भूलने की बीमारी होती है। इंसोमनिया दर्द का अभाव, एनेस्थीसिया भावनात्मक की कमी, इंसोमेनिया नींद का अभाव, एनोसिमिया एवं गंध की संवेदनशीलता की कमी होना, सब एनेस्थीसिया के कारण होता है। नींद में कमी होना, लिखने पढ़ने में, सब एनेस्थीसिया के कारण होता है। उल्लू रात में चंद्रमा या तारों की रोशनी की मदद से ही देख सकता है। उल्लू जो है रात में चंद्रमा या तारे की रोशनी से ही देख सकता है। यह दिन में ज्यादा लाइट में इससे दिखाई नहीं देता है, इसलिए ज्यादातर उल्लू रात में ही एकदम उल्टा होगा। तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्र भवन की क्षमता सबसे कम होती है, पुनर्निर्माण की क्षमता कम होती है तंत्रिका कोशिकाओं में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में। अर्थात मस्तिष्क में पुनरुद्भवन नहीं होता है। उल्लू रात में चंद्रमा या तारा की रोशनी की मदद से ही देख सकता है। यह तंत्रिका कोशिकाओं में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। अर्थात मस्तिष्क में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है। यकृत में मनुष्य के शरीर का ऐसा अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की संख्या सबसे ज्यादा होती है, सबसे तेज होती है। चलिए आगे देखते हैं। कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। कार्य और संरचना के आधार पर तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार की होती है, जिनमें क्रमशः संवेदन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। क्रमशः संवेदन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। संवेदन एवं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका में मस्तिष्क के द्वारा दी गई सूचनाओं की शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। उनमें सूचनाओं के शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचता है। जो हमारे मस्तिष्क में जो सूचना दिया जाता है वो किसके कारण? प्रेरक के कारण पूरे शरीर में वह विभक्त भागों में पहुंचता है सूचना। शरीर में सूचनाओं या संदेश का आदान प्रदान करने वाली अंग सामूहिक रूप से तंत्रिका तंत्र है कहलाता है। क्या? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इसमें मुख्यतः 4 अंग है। एक है तंत्रिका कोशिका, दूसरा है तंत्रिका गुच्छा, तीसरा है मस्तिष्क, चौथा है मेरुरज्ज। यह मेरुरज्ज का मुख्य कार्य संवेदन अंगों से संवेदना को मस्तिष्क की अपशिष्ट भावनाओं तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क के आदेश को कार्यस्थल तक पहुंचाना होता है। मस्तिष्क के आदेश को कार्यस्थल तक पहुंचाना होता है।
आगे चलते हैं।